Hello students, I am Dr. Smriti Johari, Associate Professor Zoology, Government GDV Girls College, Kota. Today I would be discussing about sericulture and I am taking the class of BSc Part 2, Paper 1, Unit 1. यूनिट 1 में आर्थ्रोपोडा के बारे में अपन ने पढ़ा था और कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के जो आर्थ्रोपोड्स थे उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर आप सबको पता होगा। व्हाट इज़ सेरीकल्चर? सेरीकल्चर मतलब सिल्क या रेशम का निर्माण कैसे करते हैं, वह रेशम को उपयोग कैसे होते हैं और रेशम कौन से कीट से उपलब्ध होता है। तो आज हम डिटेल्स में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि सिल्क यानी कि रेशम क्या होता है। रेशम एक प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन होता है एक तरीके का, जो कि लेपिडोप्टेरा के जो मॉथ होते हैं उनके लार्वे द्वारा सिक्रीट किया जाता है और वो फाइब्रस इन नेचर होता है। मींस इट इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ जिससे कि फाइबर उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा या सेल्स का अरेंजमेंट होगा वो इस तरीके का होता है कि वो उसको मजबूती प्रदान करता है और वो कपड़ों पहले धागे का निर्माण होता है इससे और फिर ये धागे की वीविंग से इन सिल्क का कपड़ा बनाया जाता है। सिल्क मॉथ आप सबको पता होगा। सिल्क मॉथ क्या होता है? कॉमन नेम है ऑफ बॉम्बिक्स मोराई और सिल्क मॉथ से ही लेपिडोप्टेरा के हर एक लार्वे से हमको रेशम नहीं मिलता। ये डिफरेंट स्पीशीज़ के जो मॉथ हैं उनसे उनके लार्वे से ही सिल्क का प्रोडक्शन होता है। सिल्क मॉथ बॉम्बेसिडी और सैटर्निडी फैमिली को बिलोंग करते हैं और कौन सी क्लास है? ये लेपिडोप्टेरा है जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के सदस्य होते हैं। अब सबसे पहले सिल्क इंडस्ट्री कब शुरू हुई? इंडिया में हिमालयन रीजन में जो पहाड़ी इलाके थे वहाँ 2000 BC में सिल्क का निर्माण शुरू हुआ। वो भी चाइना से कुछ लोग जो इंडिया आए थे या भारत में आगमन हुआ था तब उन्होंने सिल्क के प्रोडक्शन की फैक्ट्री या प्रोसेस करना शुरू करा। और सबसे पहले प्रथम बार में लोडजू एम्प्रेस ऑफ क्वांग टी जो था उसने सिल्क का फाइंड आउट किया कि सिल्क ऐसा है कि थ्रेड के रूप में बहुत सुंदर चमकीला थ्रेड जैसा होता है ये और इससे कपड़े का निर्माण किया जा सकता है। अब इसको चाइना में सबसे पहले सिल्क का उपयोग शुरू हो गया था, लगभग 2000 वर्ष पहले इसका हो गया था। फिर सेरीकल्चर या सिल्क थ्रेड का निर्माण यूरोप में 555 AD में शुरू हुआ और धीरे धीरे चाइना के लोगों की जो कला थी या जो उनकी नॉलेज थी वो दूसरे देशों में भी फैलने लग गई। और आजकल बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं जैसे कि जापान, रशिया, पर्शिया, अफ्रीका, इंडिया में भी सेरीकल्चर बहुतायत में होने लग गया। अब तो किसान भी सिल्क मॉथ और जो जिन पेड़ों पे वो लार्वे रहते हैं उनको पालने लग गए हैं, उन पेड़ों को उगाने लग गए, उनकी खेती करने लग गए हैं और सिल्क वर्म को रियरिंग करने लग गए हैं या उनका पालन पोषण करने लग गए हैं। अब जैसा कि पता है कि जो लेपिडोप्टेरा का जो ये कीट है बॉम्बिक्स मोराई या सिल्क वर्म है, ये एक मॉथ है और मॉथ क्या करता है? मेल एंड फीमेल एडल्ट टाइम में एग्स ले होता है, फर्टिलाइज्ड एग्स से लार्वा निकलता है, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट का निर्माण होता है। तो जो लार्वा से जो प्यूपल कंडीशन में जब ट्रांसफ़र होता है तो लार्वा अपने आप को सुरक्षित करने के लिए एक खोल का निर्माण करता है और लार्वा का जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वहाँ से ये सिल्क जैसे थ्रेड्स, बहुत फाइन थ्रेड्स या सिक्रीशन जो होता है प्रोटीनस नेचर का होता है, उसको सिक्रीशन करता है जो हवा के संपर्क में आके सूखता जाता है। ये अपने चारों तरफ इस तरह से थ्रेड का खोल बनाता जाता है, कवरिंग बनाता जाता है जो कि अल्टीमेटली कोकून कहलाता है। कोकून के अंदर ये लार्वा फर्दर डेवलपमेंट के लिए सुरक्षित हो जाता है। तो ये इस तरह से हम अभी प्रोसेस देखेंगे कि कौन कौन से
मॉथ हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है सिल्क के प्रोडक्शन के लिए। अब देखिए स्पीशीज़ ऑफ सिल्क वर्म, कौन कौन सी स्पीशीज़ मॉथ की हैं जो कि सिल्क का निर्माण कर सकती हैं। सबसे पहले है बॉम्बिक्स मोराई। इसको मलबरी सिल्क वर्म भी कहते हैं क्योंकि इसका मलबरी मतलब शहतूत के पेड़ों पर ये रहता है और यहाँ पे शहतूत की पत्तियों पे ये निर्भर रहता है, वो उसका फूड होते हैं। और जो इस बॉम्बिक्स मोराई मॉथ से जो सिल्क मिलती है हमको, रॉ सिल्क मीन्स ओरिजिनल कलर जो उसका वाइट या लाइट येलो कलर होता है। और सबसे पहले ये चाइना में पाया जाता था। चाइना में शहतूत के पेड़ होते थे, उन पे बॉम्बिक्स मोराई दिखाई देता था। फिर धीरे धीरे इनको दूसरी कंट्रीज़ में जैसे इंडिया, जापान, कोरिया, इटली, फ्रांस और यूएसएसआर में भी इनको इंपोर्ट कर लिया गया या इंट्रोड्यूस कर लिया गया, जिसके कारण कि इंडिया, जापान, कोरिया, इटली और फ्रांस और यूएसएसआर या रशिया में भी इसका निर्माण या मलबरी सिल्क का निर्माण होने लग गया। दूसरी स्पीशीज़ जो सिल्क वर्म की है वो है एंथेरिया पैफिया या एंथेरिया माइलेटा। इसको हम टसर सिल्क या टुसॉर सिल्क कहते हैं, सिल्क वर्म कहते हैं। ये बहुतायत में इंडिया में, चाइना में और श्रीलंका में मिलता है। इसके कैटरपिलर्स जो होते हैं वो कैटरपिलर्स या लार्वे जो होते हैं वो बेर के पेड़ पे, फिग मतलब अंजीर, ओक और साल के वृक्षों पर निर्भर करते हैं, उसकी पत्तियों को खाते हैं ये। और इसका कोकून जो होता है वो मुर्गी के अंडे के बराबर साइज़ में होता है, मतलब काफ़ी बड़ा होता है ये साइज़ में। और ये ब्राउन कलर की सिल्क को प्रोड्यूस करता है। और ये एक जंगली किस्म है, जंगली स्पीशीज़ है और इसके जो कोकून्स हैं वो जंगल में पाए जाते हैं। और ये कैप्टिविटी में नहीं पाल सकते, पर इसको कोई पिंजरे में रख के नहीं पाल सकते। और ये इसी कारण क्योंकि कैप्टिविटी में नहीं हो सकते तो इसलिए इनका ज़्यादा खेती से भी इनसे सिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि जंगल में वाइल्ड वैरायटी है, जंगल में ही पाई जाती है। तीसरी वैरायटी है एंथेरिया असामा या मोगा सिल्क या मूंगा सिल्क। ये सेमी डोमेस्टिक वैरायटी है, मतलब इसको पाल भी सकते हैं पर फिर भी इतना सक्सेसफुल नहीं रहता ये। और ये असम के क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है। इसके कैटरपिलर मैचिलस प्लांट जो होता है उसकी लीव्स पर फीड करते हैं। और इसके जो मॉथ जो या इसके जो कैटरपिलर से जो सिल्क मिलती है उसको मूंगा सिल्क कहते हैं। चौथी वैरायटी है एंथेरिया परनई या ओक सिल्क वर्म। ये ओक सिल्क वर्म चाइना में और जापान में मुख्यतः पाया जाता है। अब हिमालयन रीजन में या जापान में भी ये काफ़ी टाइम से, कुछ 100 साल पहले से ही इसकी प्रोडक्शन किया जा रहा है। इस तरह की जो सिल्क, ओक सिल्क जो प्रोड्यूस होती है ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मानी जाती है। अब पांचवी स्पीशीज़ है वो है अटैकस रेकिनाई या फ्लोसोमिया रिसिनाई। इसको एरी सिल्क वर्म कहते हैं। ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में पाया जाता है और ये कैस्टर लीव्स या अरंडी के पत्तियों पर ये फीड करता है। ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग और रफ सिल्क प्रोड्यूस करता है जिसको कि अरंडी सिल्क कहते हैं। ठीक है, इसको अरंडी सिल्क कहते हैं। सिक्स्थ वाला जो पार्ट है, सिक्स स्पीशीज़ जो है उसको अटैकस एटलस कहते हैं, जो कि जायंट सिल्क वर्म भी कहलाता है कॉमन लैंग्वेज में। और ये इंडिया और मलेशिया में ज़्यादातर पाया जाता है। ये सबसे लिविंग इंसेक्ट में सबसे लार्जेस्ट है, इसके नाम से पता पड़ रहा है। जायंट सिल्क वर्म मीन्स द साइज ऑफ दिस मॉथ इज क्वाइट बिग, इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल लिविंग इंसेक्ट्स। और 28 सेंटीमीटर इसका जो विंग स्पैन है, भाई इसका हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन वो सब चीज़ें तो हैं, पर जो विंग स्पैन है, जब अपने विंग्स ये खोलता है तो 28 सेंटीमीटर तक के बड़े विंग्स होते हैं ये। अब हम इसकी जो मॉथ है, जो सिल्क वर्म मॉथ की हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें कौन सी फाइलम का है ये? इट बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा है, ये इंसेक्ट है एक तरीके का। इसका ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा में ज़्यादातर बटरफ्लाई एंड मॉथ आते हैं। और फर्स्ट फैमिली बॉम्बिसिडी, उसमें बॉम्बिक्स मोराई है। सेकंड फैमिली है सैटर्निडी,
उसमें एटकस रेकेनाई, एटकस एटलस, एंथेरिया माइलेटा, एंथेरिया परनाई, एंथेरिया रोलाए एंड एंथेरिया असमा पाए जाते हैं। तो ये सब तो इनकी क्लासिफिकेशन थी सिल्कवर्म मॉथ की। अब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी ऑफ बॉम्बिक्स मोराई। आज हम जिस इंसेक्ट को डिस्कस करेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, दैट इज़ दी बॉम्बिक्स मोराई या सिल्कवर्म मॉथ। अब बहुत सारी स्पीशीज़ बताई मैंने सिल्कवर्म मॉथ की, परंतु जो बॉम्बिक्स मोराई है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफ़ी मात्रा में इससे सिल्क प्रोड्यूस होती है, जो कि कमर्शियली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसको ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं, मतलब काफ़ी लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन इससे पाया जाता है और इसको काफ़ी अच्छी तरह से स्टडी भी करा गया है। अब इसके एक्सटर्नल फीचर्स कैसे होते हैं मॉथ के? जो एडल्ट होता है ये इसका पालन किया जाता है, खेती करी जाती है और ये मलबरी के पौधे लगाए जाते हैं, पेड़ लगाए जाते हैं, वहाँ पे इनको पाला जाता है। वहाँ कैटरपिलर मलबरी की लीफ पे फीड करते हैं। अब इनका जो मॉथ होते हैं इनका छोटा सा माउथ होता है और विच इज़ अनएबल टू फीड। ये रूडिमेंट्री मीन्स बहुत छोटा सा नॉन फंक्शनल माउथ होता है और इट इज़ अनएबल टू फीड, और ये बहुत स्मॉल होते हैं साइज़ में। मेल्स का साइज़ लगभग 1.2 से 1.4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और फीमेल थोड़ी सी बड़ी होती है, 1.4 से 1.8 सेंटीमीटर तक के साइज़ होता है। मॉथ का कलर हल्का सफ़ेद या सिलेटी सा कलर होता है। बॉडी 3 हिस्सों में बांटी जा सकती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अब हेड कैसा होगा आप ये देखिए, दिस इज़ दी डायग्राम ऑफ दी सिल्कवर्म मॉथ। यहाँ पे आप देख रहे हो हेड रीजन है, एंटीरियर रीजन, दिस इज द हेड रीजन, वहाँ पे आपको एंटीना दिखाई दे रहे हैं। फिर थोरैक्स रीजन छोटा सा है जहाँ से कि विंग्स निकल रहे हैं इसके, और फिर ये जो सेगमेंटेड रीजन है 3, 6, 7, 8 सेगमेंट्स दिख रहे हैं, दिस इज़ द एब्डोमिनल पार्ट, जो ये एडल्ट मॉथ का डायग्राम है। अब इसका जो हेड होता है उसमें क्या क्या होगा? एक पेयर कंपाउंडाइज होगी, एक पेयर ब्रांच्ड एंटीना होंगे और साइफनिंग टाइप ऑफ डीजेनरेटेड माउथ पार्ट्स होते हैं। साइफन मीन्स स्ट्रॉ, जो सक कर सकता है। तो ये डीजेनरेटेड मीन्स द माउथ पार्ट्स आर नॉट सो वेरी वेल डेवलप्ड। और जो थोरैक्स होता है उसमें 3 पेयर्स ऑफ स्मॉल लेग्स होते हैं। अभी फोटो में डॉर्सल सरफेस दिख रहा है, वेंट्रल सरफेस में इसके 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं और विंग्स होते हैं। अ पेयर ऑफ विंग्स इज प्रेजेंट। विंग्स कैसे होते हैं? मेम्ब्रेनस होते हैं और वीक होते हैं, ज़्यादा फ्लाइट नहीं ले सकते। जैसे जिस तरह से बटरफ्लाई फ्लाइट लेती है उस तरह से मॉथ इतनी लंबी फ्लाइट नहीं ले सकते। इसमें पेयर्ड 4 विंग्स होते हैं, वो फाल्कट होते हैं और हाइंड विंग्स छोटे होते हैं। जो बड़े 4 विंग्स बड़े हैं, हाइंड विंग्स थोड़े छोटे होते हैं। एब्डोमन ऑफ जो फीमेल होती है उसका एब्डोमन डिस्टेंडेड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एग्स। एडल्ट मॉथ की बहुत शॉर्ट लाइफ होती है और केवल 2 या 3 दिन तक ये आफ्टर इमर्जेंस फ्रॉम द प्यूपा तब तक ये जीवित रहता है। उसके बाद आफ्टर फर्टिलाइजिंग द फीमेल इट जनरली डाइज ऑफ। अब लार्वल फॉर्म जो होता है, इसका जो लार्वा होता है वो सिल्कवर्म कहलाता है। वहाँ से उसके जो सिक्रीशंस हैं उससे ही हमको सिल्क प्राप्त होती है, वो सिल्क सिक्रीट करते हैं। जो इसके लार्वा हैं या कैटरपिलर हैं 5 से 6 सेंटीमीटर तक साइज़ होता है, स्लेंडर इन शेप होते हैं। बॉडी हल्का ग्रे या क्रीम कलर की होती है, स्मूथ स्किन होती है एंड जो लार्वल सेगमेंट्स हैं वो 12 इन नंबर होते हैं। सेकंड थोरैसिक रिंग जो होती है लार्वा की, उसमें थोड़ा हम्प होता है और एक स्पाइन या हॉर्न लाइक प्रोटूबरेंस होता है टेल रीजन पर। थोरैसिक सेगमेंट्स जो होते हैं उसमें पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स इज प्रेजेंट। एब्डोमन में वेंट्रली 5 पेयर ऑफ स्टम्पी सूडो लेग्स होते हैं, छोटे छोटे स्टम्प्स होते हैं। ऑल्दो दे आर नॉट दी लेग्स, पर उनको सूडो लेग्स कहते हैं हम, इसीलिए फॉल्स लेग्स कहते हैं। माउथ पार्ट्स कैसे होते हैं? मैंडुबुलेट होते हैं। मैंडुबुलेट मीन्स च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं जो कि मलबरी या शहतूत की पत्तियों पर कंटिन्यूस दे कीप ऑन ईटिंग दोज लीव्स। द सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ द लार्वा क्या करते हैं? जो सलाइवरी ग्लैंड्स वो सिल्क फाइबर या प्रोटीनस सिक्रीशन होता है, उसको सिल्क फाइबर कहते हैं। उनमें एक स्पेशल ग्लैंड होता है जिसको कि हम सिल्क ग्लैंड कहते हैं। सिल्क ग्लैंड्स क्या होते हैं? सिल्क ग्लैंड्स 2 लॉन्ग थिक वॉल्ड सैक्स होते हैं जो कि बॉडी के साइड में
रन करते हैं इंटीरियरली। और पेयर्ड ग्लैंड्स जो होते हैं दे ओपन बाय अ कॉमन ओपनिंग या ओरिफिस, उसको हम स्पिनरेट कहते हैं या सैरीपोजिटर कहते हैं, जो कि लार्वा के माउथ का जो लोअर लिप होता है वहाँ पे ये स्पिनरेट प्रेजेंट होता है। और ये जो ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स या स्पिनरेट्स होते हैं या सिल्क ग्लैंड्स जो होते हैं, वो हाईली कंडेंस्ड प्रोटीन जिसको कि सेरिसिन कहते हैं वो सिक्रीट करते हैं। तो ये तो मैंने बताया कि सिल्क कहाँ से आपको प्राप्त हो रही है। अब जब लार्वा मैच्योर हो जाता है तो सिल्क ग्लैंड्स जो होते हैं फिल हो जाते हैं विद द प्रोटीन सिक्रीशन या सेरिसिन से प्रोटीन हो जाते हैं, और ये इसको सिक्रीट करने लग जाता है, जो कि हवा के एक्सपोजर में आके हार्ड हो जाता है और एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। अब ये जो लार्वा होता है, सिल्कवर्म लार्वा जो होता है, ये इस थ्रेड को अपने चारों तरफ स्पिन कर लेता है या चारों तरफ घुमा, सिक्रीशन होता है, गोल गोल सा घूम जाता है ये थ्रेड्स के आसपास, और एक कोकून का निर्माण हो जाता है। उसके बाद कैटरपिलर क्या होता है, इट स्टॉप्स ईटिंग एंड वो उस खोल के अंदर, जो कोकून के अंदर, वो प्यूपेट कर लेता है। अब इसकी लाइफ हिस्ट्री पे चलते हैं। लाइफ हिस्ट्री कैसी होती है? जो एडल्ट मॉथ होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि फीमेल मॉथ इज़ स्लाइटली लार्जर दैन द मेल मॉथ, और मेल मॉथ की 2 या 3 दिन का ही इसका लाइफ साइकिल होती है, लाइफ स्पैन होता है, और ये इमरजेंस के बाद, मेटिंग करने के बाद ये जनरली डाइज ऑफ 2 से 3 दिन में ये मर जाता है। अब एडल्ट्स जो होती है इनमें पेयरिंग होती है, 8 से 12 घंटे तक पेयर करते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है फीमेल का। फीमेल फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है एंड इट अकर्स आफ्टर कॉपुलेशन, इट मीन्स दे आर गोइंग इन फॉर द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एंड मेटामॉर्फोसिस जो होता है इसका, इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड। फिर हम चलें, इसमें एग्स कितने ले करेगा? जब अब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, द फीमेल इज़ एबल टू प्रोड्यूस 400 to 500 एग्स विद इन अ डे। एक दिन के अंदर ही वो 400 से 500 अंडे वो प्रोड्यूस कर सकती है। अब एग्स कैसे होते हैं? एग्स आर लेड इन क्लस्टर्स, एक बंच में वो एग्स ले होते हैं। और कहाँ पे ले होते हैं ये? ऑन द मलबरी लीव्स, जो शहतूत के पेड़ पे ही रह रहे हैं, तो पत्तियों के ऊपर 400 से 500 अंडे फीमेल मॉथ देती है, और एक जिलेटिनस सिक्रीशन से इनको पत्ती से चिपका देती है, तो अंडे उस पत्ती के ऊपर चिपके रहते हैं। वैसे बहुत स्मॉल होते हैं साइज़ में, हल्के सफ़ेद रंग के होते हैं, एंड नॉर्मली टर्म्ड एज सीड्स ऑफ सिल्कवर्म। अब एग्स कैसे? 2 प्रकार के एग्स होते हैं, एक डायपॉज एग्स होते हैं और एक नॉन डायपॉज एग्स होते हैं। डायपॉज एग्स मतलब जो कि ठंडे प्रदेश हैं वहाँ पे डायपॉज एग्स आर लेड देयर, और उनका डेवलपमेंट जब स्प्रिंग आएगी या गर्मी का सीज़न आएगा तब जाके वो हैच होते हैं। इसलिए केवल एक जनरेशन इज़ प्रोड्यूस इन अ ईयर, क्योंकि सर्दी ठंडे मौसम में जब अंडे देंगे तो वो स्प्रिंग मौसम में हैच होंगे, फिर उसके बाद उनका डेवलपमेंट होगा इनटू लार्वा इनटू प्यूपा, तो एक लाइफ साइकिल ही वो कर पाते हैं कंप्लीट। और नॉन डायपॉज जो एग्स होते हैं वो एग्स ग्रो करते हैं, डेवलप आफ्टर लेइंग। अब कैटरपिलर लार्वा मीन्स नॉन डायपॉज एग्स जब लेड हो जाते हैं वो जल्दी से बड़े होने लग जाते हैं, उनमें से लार्वा भी निकलने लग जाते हैं। अब कैटरपिलर लार्वा क्या होता है? जो नॉन डायपॉज एग्स में से जो कैटरपिलर लार्वा निकलता है वो 8 से 12 दिन में निकल जाता है। इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स। और जो कैटरपिलर इस एग में से निकलते हैं बहुत छोटे से होते हैं, 6 मिलीमीटर लॉन्ग ही होते हैं और वेरी डेलिकेट होते हैं, और उनमें सेगमेंटेशन होता है, स्ट्रॉन्ग मैंडिबुलर जॉज होते हैं, जिसके कारण वो मलबरी की पत्तियों पे फीड करते हैं। वोरेशियस फीडर होते हैं, मीन्स दे आर कंटिन्यूसली फीडिंग ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी। अब ड्यूरिंग लार्वल फेज 5 मोल्ड्स अकर, मीन्स 5 बार ही वो स्किन, उसकी एक्सटर्नल स्किन जो चेंज होती है, और वो ग्रोथ रेट बहुत जल्दी वो बड़ा होता है, जिससे कि नेक्स्ट इंस्टार में जैसे ही आता है तो पहले वाले इंस्टार की वो जो खोल जो होती है, उसकी आउटर स्किन होती है, उसको शेड ऑफ कर देता है। इसको हम मोल्टिंग कहते हैं। और जनरली वो 4 दिन के अंदर कम से कम 1 से 1.25 सेंटीमीटर लेंथ वो अटेन कर लेता है। फिर जब सब बड़ा हो जाता है तो ये फीडिंग स्टॉप कर देता है, इनएक्टिव हो जाता है। अब लार्वा
इसका फाइनल मोल्ट होता है और वो सेकेंड लार्वल स्टेज में पहुंच जाता है। फर्स्ट लार्वल स्टेज से जब सेकेंड लार्वल स्टेज में आएगा तो उसके पहले वो इट स्टॉप्स फीडिंग और सेकेंड लार्वल स्टेज में एंटर हो जाता है मोल्टिंग के बाद। अब ये सेकेंड लार्वल स्टेज 5 से 7 दिन तक लास्ट करती है। अब लार्वा एट दिस स्टेज अगेन इट स्टार्ट्स फीडिंग ऑन द मलबरी लीव्स एंड इट रिजेंबल्स द अर्ली स्टेज लार्वा। जो फर्स्ट इन स्टार था उसको जैसे ही रिजेंबल करता है, परंतु वो साइज़ में बड़ा होता है। अब फिर 5 से 7 दिन बाद मोल्टिंग फिर से रिपीट होती है, फिर से उसका जो बाहर वाले कवरिंग होता है वो शेड ऑफ हो जाता है। इसी प्रकार तीन बारी उसका मोल्टिंग होता है और लार्वल लाइफ 5 स्टेजेस या 5 अवस्थाओं में से होकर ये प्यूपेशन में पहुंच जाती है। ड्यूरिंग दिस टाइम क्या होता है, ये मलबरी लीफ पर ही रहते हैं और वो मलबरी लीफ की पर ही फीड करते हैं। अब लार्वल लाइफ टोटल फ्रॉम फर्स्ट इंस्टार टू द फिफ्थ इंस्टार इट लास्ट टू अबाउट 21 to 25 डेज आफ्टर हैचिंग। मतलब लगभग महीने भर में ये प्यूपा का फॉर्मेशन कर पाते हैं। अब सबसे बड़ा लार्वा जो होगा, फाइनल लार्वा जो होगा फिफ्थ स्टेज वाला, वो 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाता है और यहाँ पर इस स्टेज में इसके सलाइवरी ग्लैंड्स भी फुली ग्रोन हो जाते हैं। तो ये इसकी लाइफ साइकिल देखिए। ये एडल्ट मेल एंड फीमेल है, दे कॉपुलेट, 10 से 12 घंटे तक इनका कॉपुलेशन होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है फीमेल का। यहाँ डायग्राम में देखो, फीमेल इज़ लार्जर देन द मेल। अब ये एग्स ले करती है फीमेल ऑन द मलबरी लीव्स। एग्स थोड़े टाइम बाद हैचिंग होती है इनटू दी लार्वा। लार्वा में देखो इसकी जो पोस्टीरियर एंड है या टेल एंड है वहाँ पे डॉर्सल हॉर्न दिख रहा है और सूडो लेग्स के छोटे छोटे स्टम्प्स दिख रहे हैं, एब्डोमिनल सूडो लेग्स दिख रहे हैं, उसके स्पेरिकल्स हैं फॉर ब्रीदिंग। और उसका जो एंटीरियर रीजन है, हेड रीजन है, वहाँ पे थोरेसिक लेग्स दिखाई दे रहे हैं, 3 पेयर्स थोरेसिक लेग्स, जो ट्रू लेग्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। फिर ये लार्वा 21 से 25 दिन बाद प्यूपा में फॉर्मेशन हो जाता है। सलाइवरी ग्लैंड्स इसके मैच्योर हो जाते हैं, वो आसपास कोकून सिक्रीट कर लेते हैं। फिर कोकून में रहने के बाद कोकून कट ओपन हो जाता है, जब बड़ा हो जाता है इसको क्रिजालिस कहते हैं। जो प्यूपल स्टेज होती है उसको क्रिजालिस कहते हैं। फिर ये अपना प्यूपा इसको तोड़कर ये बाहर निकलता है, फिर एडल्ट मेल या फीमेल का निर्माण हो जाता है। अब प्यूपा या क्रिजालिस कैटरपिलर्स क्या करेंगे, अब स्टॉप कर देते हैं फीडिंग एंड दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट स्टेज एंड सिल्क प्रोटीन इज सिक्रीटेड आउट थ्रू आउट द सिल्क ओरिफिस। उनका जो स्पिनरेट है वो सिल्क प्रोड्यूस करता रहता है और उनके आसपास एक सिल्क कोकून का निर्माण कर लेता है। बोथ द ग्लैंड्स जो होते हैं, जो स्पिनरेट्स होते हैं, वो सिल्क मटेरियल सिक्रीट करते रहते हैं। अब एक जो सिल्क ग्लैंड्स में से एक सब्सटेंस होता है, फिलिपी कहते हैं उसको, एक गम लाइक या रेजिन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो उसको चिपका के रखता है। द सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स ऑफ फिलिपी एड्स इन स्टिकिंग द सिल्क थ्रेड्स। वो बिखरते नहीं है, आसपास में चिपके हुए रहते हैं। अब लार्वा का क्या करते हैं, लार्वा अपना जो हेड होता है चारों तरफ गोल गोल घुमाता है और तीन दिन में ये अपने आसपास एक सुरक्षा कवरिंग या कोकून का निर्माण कर लेता है। ये 3 से 4 दिन में ये कोकून का निर्माण कर लेता है, जो कि एक थिक ओवल शेप का होता है, येलो या वाइट कलर का कोकून का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये ट्री लीव्स जो होती हैं उस पर ये एक लॉन्ग थ्रेड से लटका रहता है जिसको हम पेडंकल कहते हैं। स्पिनिंग ऑफ कोकून इस कम्प्लीटेड इन 3 से 4 दिन में इसका स्पिनिंग कंप्लीट हो जाता है। 15 दिन बाद कैटरपिलर कोकून में चेंज हो जाता है, ब्राउनिश या ट्यूबुलर प्यूपा बन जाता है और प्यूपा को इस स्टेज में क्रिजालिस कहते हैं। अब कोकून कैसा होता है, कोकून इज़ अ हार्ड कवरिंग, सिल्क फाइबर से बनी हुई हार्ड होती है। 1000 से 1200 मीटर तक लंबे थ्रेड होता है। अगर इसको खोल के निकाला जाए तो कम से कम इसकी लंबाई 1000 से 1200 मीटर तक होती है, जो कि 3 दिन में ये इतनी सिल्क फाइबर का निर्माण कर लेता है। और लाइट येलोइश या डीप येलो कलर का होता है, ओवल शेप में होता है कोकून। और लार्वल पीरियड कोकून कलर एंड शेप शो स्लाइट वेरिएशन इन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सिल्क मॉथ। फिर क्या होगा, ड्यूरिंग प्यूपेशन, अब प्यूपा फॉर्मेशन हो गया, क्रिजालिस का फॉर्मेशन हो गया, तो प्यूपेशन में क्या होगा, वो कोई जो कोकून के अंदर जो है वो मेटामॉर्फोफिक चेंजेस होने लग जाते हैं।
अनसेगमेंटेड प्रोलेग्स डिसअपियर हो जाते हैं, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स डेवलप होने लग जाते हैं थोरेक्स वाले रीजन में, और 10 प्यूपा जो होता है, प्यूपा मेटामॉर्फोसिस इनटू द इमेगो। इमेगो मीन्स बेबी इंसेक्ट या टाइनी एडल्ट, टाइनी तो नहीं बोलेंगे, इनिशियल जो एडल्ट स्टेज है, जो बेबी इंसेक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब कोकून के अंदर क्या होता है, एक अल्कलाइन फ्लूइड का सिक्रीशन होता है, जिससे कि वो जो अंदर जो प्यूपा है वो मॉइस्ट कंडीशंस में रहता है। फिर बाद में वो अंदर से जो सॉफ्ट एंड ऑफ द कोकून होता है वहाँ से वो एमर्ज करता है या निकल जाता है, और मेल या फीमेल मॉथ जो भी बनता है उसमें से वो निकल जाता है। और 400 से 500 अंडे हैं, तो सबके अलग अलग प्यूपर फॉर्मेशन होगा। और जैसी एडल्ट जैसी इमरजेंस होता है, मेल एंड फीमेल सून मेट, उनमें मेटिंग होती है, कॉपुलेशन होता है, एंड 1 से 2 दिन बाद 10 से 12 घंटे तक तो मेट कॉपुलेशन होता है। उसके बाद फर्टिलाइज्ड एग्स आर लेड, एंड आफ्टर मेटिंग बोथ द मेल एंड फीमेल डाई विद इन 3 और 4 days। तो आज तो मैंने आपको इसकी बायोलॉजी बताई ऑफ सिल्क वर्म, कि सिल्क वर्म कहाँ पाया जाता है, कौन सी स्पीशीज सिल्क प्रोड्यूस करती है, सिल्क वर्म एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा में कैसे तब्दील होते हैं, इमेगो का फॉर्मेशन एंड एडल्ट प्यूपा का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आज हमने बायोलॉजी ऑफ प्यूपा पढ़ा, बायोलॉजी ऑफ बॉम्बिक्स मोराई पढ़ा, जो कि सेरिकल्चर में भी एक मुख्य इसका कंटेंट है व्हेन वी राइट अबाउट द सेरिकल्चर। अब in the next class I will let you know about the how the silk is formed from these pupa, और कोकून जो है उससे सिल्क का निर्माण कैसे होता है। तो मैं अगेन आई एम टेलिंग, आई हैव taught you the unit 1 of BSc part 2, एंड दिस इज़ दी आर्थ्रोपोडा का जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वाले थे, मैं उसमें से सेरिकल्चर मैंने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्लास में आई विल टीच यू अबाउट दी फॉर्मेशन ऑफ सिल्क या प्रोसेस ऑफ सिल्क फॉर्मेशन इन सेरिकल्चर। सो आई एम डॉक्टर स्मृति जौहरी, एसोसिएट प्रोफेसर जोलॉजी, और आज मैंने आपको BSc पार्ट 2 पेपर 1 यूनिट 1 की क्लास ली। सो आई फिनिश ऑफ माई क्लास। अब दूसरी क्लास में हम जल्दी मिलेंगे, एंड आई डील विद द details in the formation of silk. Till then, bye.